दोस्तों जरा सोचिए, आप किसी एक सुनसान टापू में फंस जाएं और वहाँ आप अकेले हों। उस टापू में आपको कुछ भी खाने पीने को ना मिले। दोस्तों हम इस कहानी में देखेंगे कि किस तरह एक आदमी सुनसान टापू में फंस जाता है और वो यहाँ 4 साल किस तरह जिंदा रहता है। ऐसी ही कहानी से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम फेडेक्स कंपनी के एम्प्लॉय चक नोलन को देखते हैं। चक अपने काम के प्रति बहुत सीरियस होता है। वो हमेशा चाहता है कि हर एक कुरियर, हर एक पैकेज टाइम पर डिलीवर हो। इसके लिए वो अलग अलग कंट्री में जाता रहता है जहां उनकी कंपनी की ब्रांचेस होती हैं। साथ ही वो अपनी कंपनी के लोगों को मोटिवेट करता है और इस बारे में उन्हें बताता है कि समय कितना कीमती है। आगे हमें पता चलता है कि चक एक कैली नाम की लड़की से प्यार करता है। इस रिश्ते को काफी टाइम हो गया है। दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपनी कंपनी के कामों में इतना बिजी है कि उसके पास शादी करने का भी टाइम नहीं है। अब क्रिसमस आने वाली है और चक को अपने काम के सिलसिले में मलेशिया जाना है और वो कैली से कहता है कि कुछ भी करके मैं यहाँ न्यू ईयर तक वापस आ जाऊँगा। कैली पहले तो नहीं मानती, लेकिन उसके समझाने पर वो मान जाती है। जाते हुए चक कैली को एक क्रिसमस गिफ्ट देता है और कैली भी उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है जिसमें कैली का फोटो था। फिर चक कैली से विदा लेकर अपनी कंपनी के प्राइवेट प्लेन से मलेशिया के लिए निकल जाता है। उस प्लेन में 4 लोग थे और वो प्राइवेट प्लेन था, इसलिए उसमें फेडेक्स कंपनी के कुरियर पैकेज थे। जब इनका प्लेन उड़ान भरता है तो पैसिफिक तक आते आते बाहर का मौसम बहुत खराब हो चुका था और फिर बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनका प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी ही देर में प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में चक के सारे साथियों की मौत हो जाती है, लेकिन चक बच जाता है और वो अपने पास मौजूद एयरपोर्ट पर चढ़ जाता है। चारों तरफ अंधेरा था। समुद्र की लहरें उसे दूर बहाकर ले जाती हैं। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक आइलैंड में पाता है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ आ गया है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। चक उस सुनसान टापू में जोर जोर से आवाज लगाने लगता है ताकि उसकी आवाज कोई सुन सके। आवाज मारने के बाद चक को पता चल जाता है कि यहाँ इस सुनसान टापू में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है। चक के पास जो कैली का फोटो था वो उसे देखकर कैली को बहुत मिस करता है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी टीम वालों के साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद वो रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे और शायद उनकी नज़र इस पर पड़ जाए। फिर रात हो जाती है। चक एयरपोर्ट पर ही सो जाता है और वो सुबह देखता है कि जो हेल्प उसने रेत में लिखा था समुद्र की लहरों ने उसे मिटा दिया था। फिर वो वहाँ मौजूद लकड़ियों से हेल्प लिखता है और जिस तरह चक लहरों से इस टापू में आ गया था उसी तरह उस प्लेन का सामान भी वहाँ पर आ जाता है। पर वो सामान उसके कोई काम का नहीं था क्योंकि उसमें खाने पीने का कोई सामान नहीं था। चक उदास होकर खड़ा था, तभी उसके पास एक नारियल आकर गिरता है। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और वो समुद्र का पानी नहीं पी सकता था। फिर चक बहुत सारे नारियल इकट्ठे करता है और एक पत्थर की मदद से नारियल तोड़ने लगता है। पर यह काम इतना आसान भी नहीं था। नारियल को तोड़ने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। वो एक नारियल को तोड़ भी लेता है पर उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है। अब चक ने दूसरा आइडिया निकाला और वो एक नुकीले पत्थर से नारियल में छेद करके पानी पीना सीख जाता है। उसे इस आइलैंड में 3 दिन हो चुके थे और यहाँ उसके पास सिर्फ नारियल का पानी ही था। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। जब वो पानी में चलता है तो समुद्र के पत्थर उसके पैरों में चुभते हैं और उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। फिर चक अपने पैंट को आधा फाड़कर अपने पैरों में लपेट लेता है। वहाँ पर एक ऊंची चोटी थी। वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाकर चारों तरफ देखेगा कि आखिर वो है कहाँ। और जब वो ऊंची चोटी पर जाता है तो उसे समुद्र में कोई इंसान दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता हुआ उसके पास जाता है। वो देखता है कि वो कोई और नहीं, उसके प्लेन की पायलट की डेड बॉडी थी। उसे देखकर चक को बहुत दुख होता है। चक उस डेड बॉडी के जूते रख लेता है और उसे उसके जेब से एक टॉर्च भी मिली। उसे भी वो अपने पास रख लेता है और बॉडी को वहीं पर दफना देता है। अब चक को इस टापू में कुछ दिन बीत चुके थे और वो धीरे धीरे यहाँ पर रहना सीख चुका था। रात को जो पत्तों पर ओस जमती वो सुबह उसे इकट्ठा करके पी लेता और अपनी भूख मिटाने के लिए वो मछलियों को मारने की कोशिश करता है।
क्योंकि उसने ये काम कभी नहीं किया था तो उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिलती। एक रात चक को समुद्र में बड़ा सा जहाज दिखाई देता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जहाज उससे बहुत दूर था और उसकी आवाज वहां तक पहुंचनी नामुमकिन थी। फिर वो टॉर्च जलाकर उन्हें इशारा करने की भी कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अगली सुबह तय करता है कि जो एयरपोर्ट उसके पास है उसी में बैठकर इस समुद्र को पार करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदद करने के लिए ना यहाँ कोई आएगा और ना कोई यहाँ है। और जब चक वहाँ से जाने लगता है तो सामने से बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं और वो लहरें उसे आगे नहीं बढ़ने देती और वो लहरें वापस उसे उसी आइलैंड की तरफ मोड़ देती हैं और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर चक लंगड़ाता हुआ वापस वहीं पर आ जाता है। फिर रात में बारिश होने लगती है। वहाँ पर एक गुफा थी। चक टॉर्च जलाकर उस अंधेरी गुफा में चला जाता है, पर वो टॉर्च को बिना बंद किए ही सो जाता है और उस टॉर्च के सेल खत्म हो जाते हैं। अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही उसके पास आग जलाने का साधन है और ना ही उसे आग जलानी आती है। फिर जो भी सामान किनारे पर आया था वो उसे एक एक करके खोलता है कि शायद उसमें से कोई सामान उसके काम का हो। उनमें से एक दो चीजें उसके काम की होती हैं। उसमें एक जोड़े स्केटिंग शूज होते हैं जिनके नीचे लगी ब्लेड्स उसके काम की थी। वो एक चाकू टाइप था जिसकी मदद से वो आसानी से अब नारियल को फाड़ सकता था। फिर वो उसी ब्लेड की मदद से एक लकड़ी को नुकीला करता है और इस बार वो दोबारा मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बार चक कामयाब भी हो जाता है। अब वो इन्हें कच्चा भी नहीं खा सकता था और उसे आग की जरूरत थी। वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। इस कोशिश में उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और अपनी हार पर चक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जब वो नारियल छील रहा था तो उसे एक आइडिया आया कि यदि मैं दो लकड़ियों को आगे पीछे इस तरह से घिसूं तो आग जला सकता हूँ। और फिर चक कोशिश करने लगता है और बड़ी ही मुश्किल से आग जल जाती है। वो आग को देखकर इतना खुश था जैसे उसे कितनी बड़ी कामयाबी मिल गई हो और वो अपनी जीत को आग के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। उसी सामान में एक बॉल पड़ी थी और उस बॉल पर चक का खून लग गया था। वो उसमें आग का नाक की शेप बना देता है और उससे बातें करने लगता है। इस फुटबॉल में विल्सन लिखा हुआ था, इसलिए वो इस फुटबॉल को विल्सन बुलाता है और चक फुटबॉल से इस तरह बातें करता है जैसे वो एक इंसान हो, क्योंकि वो यहाँ किसी और से बात कर भी नहीं सकता था। और यहाँ चक के दांतों में दर्द होता था। ये दर्द बहुत पुराना था और वो इसके लिए कभी डॉक्टर के पास भी नहीं गया था। उसके दांत का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो यही सोचता है कि यदि मैं इस दांत को नहीं तोड़ूंगा तो ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसलिए वो बड़ी ही मुश्किल से उस दांत को तोड़ देता है और दांत तोड़ने के साथ ही वो दर्द से बेहोश हो जाता है। इस तरह बहुत वक्त बीत जाता है और चक को इस टापू में 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में चक पूरी तरह बदल चुका है। उसका शरीर पहले से बहुत कमजोर हो चुका है और वो इस टापू में अपना जीवन किस तरह से जीना है वो सीख चुका है और वो उसी गुफा में रहता है और आज भी वो विल्सन से उसी तरह बातें करता है। एक दिन चक को किनारे पर एक स्टील की शीट मिलती है और वो उसे देखकर सोचता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी समुद्र की लहरें, और ये लहरें जब अपना रुख बदलेंगी उसी दिन चक को यहाँ से निकलना होगा, मतलब अपना सफर शुरू करना होगा। और फिर वो कुछ पेड़ को काट कर उसमें से एक नाव टाइप बनाने की कोशिश करता है और फिर उसने एक डंडे में कपड़ा बांधकर खड़ा कर दिया कि जब भी हवा का रुख बदलेगा उसे उस कपड़े से पता चल जाएगा। और चक अपनी टेक्निक से वो बोट तैयार कर लेता है। वो विल्सन को भी अपने साथ ले लेता है और जैसे ही हवा का रुख बदलता है वो अपने सफर में निकल जाता है। ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि उसने 4 सालों में ये कोशिश पता नहीं कितनी बार की होगी। इस सफर में उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लहरें उसे अब पीछे नहीं ढकेल रही थी बल्कि वो उसे आगे लेकर जा रही थी, क्योंकि अब लहरें पीछे से आ रही थी ना कि सामने से। चक बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसे जमीन कब मिलेगी, क्योंकि उसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था। और फिर बारिश होने लगती है। चक बारिश के पानी से वो अपने लिए पीने का पानी इकट्ठा कर लेता है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्र से मछलियाँ पकड़ लेता है। फिर अचानक एक तूफान आता है जिसकी वजह से उसकी बोट का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है
और विल्सन भी उससे दूर हो जाता है। और जब तक उसे पता चलता है विल्सन उससे बहुत दूर जा चुका था। फिर चक अपनी बोट से कूद जाता है और विल्सन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चक विल्सन तक पहुंच ही नहीं पाया और हार कर वो वापस अपनी बोट पर आ जाता है। लेकिन विल्सन के चले जाने से चक को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके लिए वो बॉल नहीं थी बल्कि उसका 4 साल पुराना दोस्त था। इस तरह इस समुद्र में चक को बहुत दिन गुजर जाते हैं। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और फिर अचानक एक दिन बहुत बड़ा शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। वापस जाकर चक अपने लोगों से मिलता है, लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था और जो भी उसके दोस्त थे, फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने सोच लिया था कि चक मर चुका है। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली जो उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी भी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने भी जाता है। कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब कैली की एक फैमिली है और वो चक के साथ नहीं जा सकती और वो सोच लेते हैं कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। और जो घड़ी कैली ने उसे दी थी, जो उसके साथ उस आइलैंड में भी थी, वो उसे कैली को वापस कर देता है, क्योंकि वो उसके परिवार की धरोहर थी। चक कैली की फोटो रख लेता है। कैली के पास चक की गाड़ी भी थी, इसलिए कैली वो गाड़ी उसे वापस कर देती है। और फिर चक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। वो उसे बताता है कि मैंने उस आइलैंड में अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कैली से बहुत प्यार करता था और मुझे उसके लिए वापस आना था और मैं सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहा। और जब मैं यहाँ 4 साल के बाद आया तो मैं कैली को पूरी तरह खो चुका हूँ। कैली और चक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समय के साथ अब बहुत कुछ बदल चुका था। चक फैसला करता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और जो कुछ भी सामान उसके पास आइलैंड में था, वो सामान उसके साथ आज भी है। और उसके पास एक पैकेज भी होता है जिसने उसे आज तक नहीं खोला था, क्योंकि उसने सोचा था कि जब वो यहाँ से वापस जाएगा तो इस पैकेज को डिलीवर करेगा। फिर चक उस एड्रेस में वो पैकेज डिलीवर करने जाता है, पर उस घर में कोई भी नहीं था। फिर वो उस पैकेज को वहीं पर रख देता है और उसमें लिख देता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक चौराहे पर खड़ा होता है जहाँ पर एक लड़की आती है। वो उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम शायद कहीं खो गए हो। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? चक कहता है मैं यही डिसाइड कर रहा था। फिर वो लड़की चारों तरफ इशारा करके बताती है कि ये रोड कहाँ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और चक देखता है कि उसके ट्रक में वही विंग्स बने होते हैं जो उस पैकेज में बने थे और वो लड़की उसी तरफ जा रही थी जहाँ चक अभी अभी पैकेज डिलीवर करके आया है। दरअसल ये वही लड़की है जिसके घर में चक अभी अभी पार्सल डिलीवर करके आया है। और स्टार्टिंग के सीन में हमें यही घर दिखाया गया था जिसमें लिखा था डिक बेटीना, और अब 4 साल बाद उस घर में डिक नाम हटा दिया गया है, उसमें सिर्फ बेटीना लिखा है। इसका मतलब था कि उस लड़की ने भी अपना पार्टनर खो दिया है और वो भी अकेली है। और चक उन चारों रास्तों को देखता है। फिर लास्ट में वो उस तरफ देखता है जिस तरफ वो लड़की गई थी। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि यदि हमारे जीवन में उम्मीद है तो हम किसी भी परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और यदि हमारे जीवन में उम्मीद ना हो तो हम किसी भी दुख से या मुसीबत से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।